नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होना है। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित होंगे। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पहले ही चरण में चुनाव होगा, यानी कि यहां पर 6 जुलाई को वोटिंग होगी। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 347 निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 निकायों में वोटिंग होगी। प्रदेश में 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान के लिए 87,937 कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। कुल नगरीय निकाय 133, इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 13,148। द्वितीय चरण में नगरपालिक निगम 5, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद 40, नगर परिषद 169, टोटल 214। इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 6,829, 6829। मैं फिर से बता देता हूँ। द्वितीय चरण में नगरपालिक निगम 5, नगरपालिका परिषद 40, नगर परिषद 169, 169, कुल नगरीय निकाय 214, 6,829 मतदान किए गए। तो आपने देखा होगा कि पहले चरण में 133 नगरीय निकाय हैं और 13,148 मतदान केंद्र हैं। दूसरे चरण में 214 नगरीय निकाय हैं, लेकिन मतदान केंद्रों की संख्या आधी ही है, 6,829। ऐसा इसलिए कि अधिकांश बड़े नगरपालिक निगम पहले चरण में हैं, जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है नगर परिषदों के मुकाबले। एक चरण में संपन्न, जिनका निर्वाचन संपन्न हो रहा है, ऐसे जिले हैं 11। तो नगरीय निकाय चुनावों के लिए अब ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होना है। तो 2 चरणों में ये निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो अब उसको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी गई है कि कैसे और किस किस डेट में कहां पर ये चुनाव होने हैं। तो चुनावों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद पार्टियों की तरफ से भी अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ये कह रही हैं कि भाई उनके जो कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। तो पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा और इसी को लेकर के अब तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। नगरीय निकाय के ये चुनाव होने हैं और नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां भी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता भी लग गई है। इंदौर और भोपाल में महापौर के लिए 6 जुलाई को वोटिंग होगी और 2 चरणों में ये पूरे जो निकाय हैं, निकाय के जो चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जाएंगे। तो पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 नगरीय निकाय हैं और 11 जिले हैं पहले चरण में। दूसरे चरण में 38 जिले हैं। 19,977 मतदान केंद्र हैं जहां पर ये चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर के सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा और शहर की जो सरकारें हैं वो भी अब जनता के द्वारा चुनी जाएंगी। 321 में से 318 ऐसे नगरीय निकाय हैं जहां पर चुनाव होना है। खुरई, गढ़ाकोटा, मलाजखंड निकायों में चुनाव नहीं होगा और इसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी गई है कि किस तरह से निकाय चुनाव का भी जो बिगुल है वो बच चुका है और निकाय चुनाव को लेकर के उसका शेड्यूल क्या है ये जानकारी भी आज दी गई है। तो नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। 2 चरणों में ये नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ आप देख रहे हैं कि पंचायतों के भी चुनाव होने हैं। तो दोनों ही स्तर पर, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी और
शहरी क्षेत्र में, जिनको नगरीय निकाय के नाम से आप जानते हैं, वहां पर भी चुनाव होने हैं और इसी को लेकर के जो तारीख है, इसका जो पूरा शेड्यूल है वो जारी किया गया है आज चुनाव आयोग की तरफ से। तो 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे, उनकी ही तारीखों का आज ऐलान हुआ है। नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान 6 जुलाई को पहला चरण है और 13 को दूसरे चरण का मतदान होगा। 17 जुलाई को पहला और 18 जुलाई को दूसरा। तो 11 जून से नामांकन और 22 जून तक जो नाम वापसी की घोषणा होगी। तो निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसको लेकर के ग्राउंड पर क्या तैयारियां हैं, इसी को जानते हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अफाक हुसैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनका ही मैं सीधे रुक कर लेता हूं। अफाक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या तैयारियां हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के और अभी अपडेट क्या है, बताएं। अफाक, आपको आवाज मिल रही है? राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है। चलिए संजय, मैं आपके पास आता हूं, क्या तैयारियां हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, अपडेट करें। बिल्कुल आए यहाँ पर जो पूरा जिला प्रशासन है, निर्वाचन अधिकारी है, लगातार बैठकें ले रहे थे, लेकिन आज चूंकि चुनाव का बिगुल जो है बच चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को भी लगातार तैयारी करनी पड़ी थी। हालांकि जो नगरीय निकाय चुनाव की 8 के पहले ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जो है संपर्क करने के लिए लग गए थे, लेकिन चूंकि अब ऑफिशियल आधिकारिक सूचना आ गई है, तो इसके चलते जो नगरीय निकाय चुनाव के चलते जो पूरा प्रशासन, निर्वाचन जो अधिकारी है वो लगातार ड्यूटी लोगों की लगा रहे हैं। वहीं तमाम लगभग 3500 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर निर्वाचन कार्य में जुटेंगे। और वहीं मैं बता दूं कि लगातार सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं ग्वालियर में जो लगभग 66 वार्ड है, वो 66 वार्डों में प्रत्याशियों का जो सीमांकन था उससे पहले हो चुका है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद में, हालांकि इसमें मैं बता दूं कि बड़े बड़े जो दिग्गज थे नगर निगम चुनाव के, निगम में जो बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े बड़े नेता थे, उनका टिकट कहीं ना कहीं कटे हैं, क्योंकि वार्ड की आरक्षण की प्रक्रिया इस तरह की हुई है कि किसी का वार्ड ओबीसी में गया है, किसी का वार्ड एससी में गया है, कुछ सामान्य संतोष करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर इस पर पड़ेगा। वहीं ओबीसी का जो मामला है, ओबीसी में भी लोगों को ग्वालियर में सीट गंवानी पड़ी है। यहाँ पर 3 सीटें ओबीसी की कम हुई हैं, जबकि एसटी की 1 सीट है और एससी की 11 सीटें हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं ओबीसी के 3 सीटें कम होने से सामान्य वर्ग की सीटें बढ़ी हैं, तो इसमें यहाँ पर फायदा मिलेगा। वहीं मैं बता दूं कि जो बीजेपी के और कांग्रेस के नेता है, उनके सामान्य वर्ग के जो नेता थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में किस तरीके से प्रशासन तैयारी करता है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, वो अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि ग्वालियर में इतना कोई बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका कोई भी नहीं है। इससे पहले जरूर तमाम सारी जगह पे संवेदनशील जो इलाके रहते थे, जो मतदान केंद्र रहते थे, उन पर थोड़ा कड़ी सुरक्षा की जाती थी। लेकिन अभी भी तो कुछ एक मैं बता दूं कि 5 से 10 लेकर जो संवेदनशील केंद्र है, उन पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चौकसी की जाएगी, तमाम तरह सारे जो सुरक्षा बल यहाँ पर लगाए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ग्वालियर की बात की जाए शहरी क्षेत्र की, तो यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए भी राहत की बात है। इससे पहले तमाम सारी, चलिए, कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहेंगी, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। राजेश, आपके पास मैं आता हूं, जबलपुर के अंदर भी इस समय क्या माहौल है, क्योंकि निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है, शेड्यूल आज पूरा जारी हो चुका है, किस तरीके से वहां देख रहे हो और कितना इस बार आपको नजर आ रहा है परिवर्तन वहां पर? चूंकि जैसा कि अभी संजय बता रहे थे, क्योंकि आरक्षण को लेकर के कुछ तब्दीलियां हुई हैं, तो जाहिर है कुछ कैंडिडेट्स के लिए या पार्टियों के लिए भी एक चुनौती है। वहां पर क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसको बताएं और अपडेट करें, क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर?
बिल्कुल आयुष, देखिए आपको बताते हैं पहले चरण में जबलपुर के चुनाव होने हैं और जबलपुर में तैयारियां लगभग जो है जिला प्रशासन ने पहले ही कर ली थी। अगर बात की जाए वार्डों का आरक्षण हो चुका है। वार्डों की अगर बात की जाए तो 79 वार्ड जबलपुर में है और इन 79 वार्डों की अगर बात की जाए तो एसटी के लिए 4 वार्ड आरक्षित हैं, SC के लिए 11 वार्ड आरक्षित हैं, OBC के लिए 21 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। 21 OBC वार्ड में 11 वार्ड OBC महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 21 वार्ड अनारक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। तो पहले ही जो है वो पूरी तैयारी कर ली गई थी। अगर जबलपुर में मतदाताओं की बात की जाए तो 9,75,495 मतदाता जो है वो निगम चुनाव के लिए हैं, जिनमें अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 4,79,554 है और अगर महिला मतदाता की बात करें तो 4,77,478 महिला मतदाता हैं। 1187 मतदान केंद्र जो है वो जबलपुर में बनाए जाने हैं और पहले ही ये कवायद जो है वो जिला प्रशासन ने कर ली थी, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और उसके बाद चुनाव आयोग ने जब निर्देश दिए थे उसके बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन तमाम तैयारियों में लगा हुआ था और पूरा जो फाइनल है वो किया जा चुका था कि किस तरीके से कौन सा मतदान केंद्र बनेगा, कितने मतदाताओं की संख्या इन मतदान केंद्रों में होगी। तो 1187 मतदान केंद्र जो है वो जबलपुर में बनाए जाने। और अगर बात की जाए चुनाव के लिहाज से तो बीजेपी का गढ़ जो है वो अभी तक चुनाव के हिसाब से रहा है। अगर बात की जाए तो 3 बार से लगातार बीजेपी के महापौर पद जो है वो बीजेपी के खाते में गया है और कांग्रेस कहीं ना कहीं संघर्ष करती नजर आई है। लेकिन इस बार चूंकि 2023 का सेमीफाइनल ऐसे बताया जा रहा है कि कम समय है चुनाव को, 2023 में भी विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल ये नगर निगम चुनाव होगा। तो कोई भी पार्टी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। बीजेपी जहां एक बार फिर महापौर पद के प्रत्याशी समेत ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीतने के प्रयास करेगी, वहीं कांग्रेस भी जो है वो पूरी कोशिश उसकी रहेगी कि इस बार जो है कहीं ना कहीं इस जो लगातार 3 बार बीजेपी जीतती रही उसको तोड़ा जाए और अपने प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा जिताया जाए और महापौर पद भी उनके खाते में जाए। तो लगातार दोनों ही पार्टियां पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही थी, लेकिन अब चूंकि आज से औपचारिक घोषणा हो चुकी है तो कहीं ना कहीं जल्द जो है वो ये नाम भी सामने आएंगे कि किस तरीके की ये प्रत्याशी होंगे, किन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल राजेश, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि परिवर्तन के बाद इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कैंडिडेट और दूसरे इसके अलावा जो शहर की जो जनता है वो उसको लेकर के क्या रुख रख रही है। आफाक, किस तरह से आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा के अंदर, क्या वहां पर अपडेट है और क्या जानकारी है आफाक? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो 2 चरण में नगरीय निकाय चुनाव होगा। 6 जुलाई को पहला वोटिंग होगी और दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 13 जुलाई को होगी। 11 जून से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है और 18 जून तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी और नाम वापसी को लेकर 18 जून तक आखिरी दिन रहेगा। समीक्षा वगैरह होगी कागजों की और उसके बाद लोग जो प्रत्याशी रहेंगे, जो दावेदार रहेंगे, वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। अब मैं अगर आप छिंदवाड़ा की आपसे बात करूं तो एक तरफ जहां जिला पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तो थी ऑलरेडी, अब नगरीय निकाय चुनाव की भी हलचल आज से तेज हो जाएगी। जैसे कि घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। छिंदवाड़ा के अंदर 48 वार्ड है और महापौर का चुनाव होना है। छिंदवाड़ा की जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रत्याशी जो है वो उतारेंगी। सर्वे बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों करवा रही है। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जो है वो राजनीतिक रूप से हलचल यहाँ मची रहती है, सरगर्मी रहती है। 48 वार्ड पे जो है छिंदवाड़ा के अंदर नगर निगम में चुनाव होना है। बाकी छिंदवाड़ा में जो बाकी की तहसीलें हैं, परासिया, चौरई, यहाँ पर चुनाव होगा। इसके अलावा की जो तहसीलें हैं वहां पर अभी चुनाव फिलहाल जो है इस बार के चुनाव में नहीं होगा। लेकिन छिंदवाड़ा के अंदर क्योंकि जो मुख्यालय है वहां पर काफी हलचल जो है वो 48 वार्ड में देखने को मिलेगी। दोनों ही पार्टियां जो है प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा उनके जीत के आए, पार्षद उनके जीत के आए, उसके लिए प्रयासरत हैं। वो चुन रही हैं, ऐसे कैंडिडेट देख रही हैं, उन्हीं पे दाव लगाएंगे जो कैंडिडेट जिताऊ होंगे। वहीं जो है एक चीज आयुष इसमें जो देखने में आ रही थी लंबे समय से कि दोनों ही पार्टियों के सामने ये चुनौती है कि हर वार्ड से, चाहे मैं महापौर की बात करूं या वार्ड पार्षदों की बात करूं, तो लगातार हर वार्ड से 4-4, 5-5 दोनों ही पार्टी के पास दावेदार पहुंच रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए। तो ऐसे में किसी एक को टिकट देना और बाकी के जो लोग असंतुष्ट होंगे उनके साथ सामंजस्य बनाना एक बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए रहेगी।
मैं आयुष आपको बिल्कुल बता दूं कि छिंदवाड़ा के अंदर जिस तरह से देखा जाता है कि ये जिला जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिला भी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी खासा फोकस जो है वो छिंदवाड़ा में रहता है। इससे पहले जो कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल हैं, वो भी अभी जब लास्ट दौरे में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो है छिंदवाड़ा इस बार कैसे भी करके जीतेंगे। हालांकि लंबे समय से अगर मैं नगर परिषद की बात करूं, महापौर की सीट की बात करूं, नगर पालिक निगम की बात करूं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही पिछले 15 सालों से कब्जा रहा है। अब इस बार ये देखना है कि जब ये चुनाव होते हैं महापौर के, लंबे समय के बाद नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये देखना है कि अब दोनों पार्टियों में कौन जो है वो बाजी मारती है। अब आगे जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आएंगे, जैसे जैसे सारी प्रक्रिया होगी, तो हलचल भी जो है जाहिर सी बात है आयुष वो तेज होने वाली है। जी आयुष। बिल्कुल संजय, अब यही आपसे भी मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि हम लोग जब ये निकाय के चुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा राजनीति से भी ज्यादा इस पर केंद्रित होते हैं कि विकास कितना हुआ है, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, सीवर, इनको लेकर के क्या काम वहां पर हो रहे हैं और उसका विजन क्या है। और ग्वालियर तो महत्वपूर्ण शहरों में से है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर इस बार एजेंडे आपको क्या नजर आ रहे हैं? और दूसरा ये कि क्या कुछ बहुत परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी राजेश बता रहे थे कि बीजेपी का कब्जा है, इतने समय से अफाक ने भी बताया बीजेपी उसी लगातार कब्जा उसका रहा है निकाय के अंदर। क्या वहां पर कुछ परिस्थितियां आपको लगता है कि इस बार बदलेंगी, या फिर कोई चैलेंजिंग आपको लग रहा है कि वहां पे सिचुएशन होने वाली है दूसरे पक्ष की तरफ से, या फिर वहां पर असल मुद्दे क्या हैं, आपको किस तरह से नजर आ रहा है? थोड़ा इसको अपडेट करें संजय। आयुष मैं बता दूं आपको कि ग्वालियर संभागीय मुख्यालय है, लगभग 8 जिलों के जिले हैं, उनका पूरा संभागीय मुख्यालय यहाँ से चलता है। वहीं तमाम सारे प्रादेशिक जो कार्यालय हैं वो भी ग्वालियर में है। वही बता दूं कि ये ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर तमाम सारी आशाएं थी, तमाम सारी लोगों की उम्मीदें थी, जो कि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। हालांकि मैं बता दूं कि देश के बड़े 2 नेता ग्वालियर से आते हैं, कैबिनेट मंत्री जो ज्योतिराज सिंधिया है और नागरिक उड्डयन मंत्री है, दूसरे कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, वो ग्वालियर से जयनगर है। वहीं ग्वालियर में प्रदेश में 5 मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले, प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात कर ले, भारत सिंह कुशवाहा की बात कर ले, इमरती देवी इससे पहले पूर्व मंत्री रह चुकी है, फिलहाल निगम में अध्यक्ष है, मुन्नालाल गोयल, और तमाम सारे नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले, तो तमाम सारे नेता और मंत्री यहाँ से आते हैं। बावजूद इसके ग्वालियर के विकास की बात की जाए तो हालांकि अभी जो कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव के ठीक पहले से ही, आचार संहिता लागू होने के पहले से ही, प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि ऊर्जा मंत्री है, अपने क्षेत्र में पूरे ग्वालियर विधानसभा में जो है तमाम सारे लगभग 27 से 30 के बीच में भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है। उनके विधानसभा की यदि बात की जाए तो उनके विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये इसका मतलब बारिश आने वाली है और बारिश में लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। अधिकतर सड़कों पर पूरे शहर की यदि बात की जाए जिले की, तो नगरीय निकाय क्षेत्र में जो अधिकतर निर्माण कार्य चल रहे हैं, सभी जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहीं थीम रोड, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तमाम सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से, हालांकि कोरोना के पहले से काम स्टार्ट हुए थे, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो जनता की ये काफी अभिलाषाएं थी कि किसी भी तरीके से काम हो जाए तो जनता सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके। वहीं मैं बता दूं कि जो बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे वो रोपवे की बात कर ले, चाहे स्मार्ट सिटी के और अन्य प्रोजेक्टों की बात कर ले, वहीं पानी की यदि व्यवस्था की बात की जाए तो ग्वालियर जिले में स्टेट के समय से, सिंधिया रियासत काल से केवल एक तिगरा जलाशय है जो कि पूरे ग्वालियर के पेयजल की समस्या को दूर करता है, यानी पानी की प्यास बुझाता है। अब वो केवल ग्वालियर के मात्र 6 लाख लोगों को पानी देता है, जबकि ग्वालियर की आबादी 16 से 17 लाख के बीच है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है पानी की समस्या। और नगर निगम की यदि बात की जाए तो पिछले 50 सालों से ज्यादा से नगर निगम में भाजपा यहाँ पर काबिज है। कांग्रेस को बिल्कुल भी समय नहीं मिला है, कांग्रेस को बिल्कुल भी जो है मौका नहीं मिला है। तो हो सकता है कि जनता जो है त्रस्त होकर जो कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि ग्वालियर में बड़े इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रहा था कि एक लंबा समय, चूंकि अब आप बताइए 50 साल से भारतीय जनता पार्टी का निगम के अंदर है वहां पर, तो इसीलिए मैंने पूछा कि क्या कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि इस बार आरक्षण को लेकर के भी और बहुत तब्दीलियां, क्योंकि बहुत सारे समीकरण भी इन सब चीजों में काम करते हैं, तो ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा था। आफाक, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर लंबे समय से निकाय के अंदर एक पार्टी का दबदबा है, तो क्या इस बार आपको कुछ लग रहा है कि छिंदवाड़ा के अंदर कुछ नया हो सकता है या वहां कुछ बदलता हुआ आपको दिखा?
बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से हम छिंदवाड़ा के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अगर हम पिछले 3 टेन्योर की बात करेंगे तो तीनों टेन्योर से भारतीय जनता पार्टी का खासा कब्जा है। पहली बार जब छिंदवाड़ा में महापौर की सीट हुई, महिला सीट थी, ओबीसी सीट थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की महापौर जीत के आई। अब जो है 2022 का दोबारा जो चुनाव होने जा रहा है, इसके पहले की अगर मैं टेन्योर्स की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास करने थे, जिस तरह से अगर हम बात करें तो ये बहुत रोजमर्रा की चीजों की जो रोजमर्रा की जरूरत होती है इंसान की, जो सड़क, नाली, बिजली, यही आम इंसान चाहता है। यही अपनी नगर परिषद से और नगर पालिक निगम से आम इंसान चाहता है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इन कसौटियों पर खरी उतरी है, लेकिन कहीं ना कहीं खरी भी उतरी है। ऐसा नहीं है हर जगह काम हुआ है तो कहीं काम नहीं भी हुआ है। तो काफी दोनों मिक्स्ड है। एक रिव्यू देखा जाए तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि मिक्स रिव्यू है और अब देखते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो इसको किस तरह से ले रही है या फिर जनता का इस पर फैसला क्या होता है। इस बार समीकरण शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन